हालांकि मैं दुख की घड़ी में हमारे बहुत लोकप्रिय, बहुत सम्मानित विधायक आलम वदीद साहब के मैं परिवार और उनके सभी सगे साथी सहयोगी उन लोगों से मिलकर के आया। परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला। बेटे हमारे बगल में हैं, इन्होंने और इनके साथियों ने पूरी सेवा की। जब वो तकलीफ और परेशानी और बीमारी की हालत में थे तब भी देखभाल, उनकी पूरी दवाई, इलाज, क्या क्या उस समय जरूरत है उनको पूरा किया। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे। उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे, विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता और आम लोगों की तरह आम जीवन जीते थे। और राजनीति की सूझबूझ और अपने समाज की सूझबूझ बहुत कम लोगों में रही होगी। मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूं कि जब कभी भी मुझे मिलते थे वो, जो उनको जानकारी हासिल होती थी अखबारों से या अपने समाज की क्या चर्चा चल रही है, वो हम तक और पार्टी तक पहुंचाते थे। उससे हमें निर्णय लेने में, लोगों के बीच अपनी बात कहने में आसानी होती थी। समाज के भाव को समझते थे हम लोग। हम लोगों ने खोया है एक अच्छे इंसान को। ऐसे इंसान कम आते हैं, कम बनते हैं। और मैं तो ये कहूंगा उनका जहन जो था वो आम लोगों के लिए था, सेवा के लिए था। और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनका काम आगे बढ़ाएं। हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा। और एक बार नहीं, 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक न हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा,
भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो ना रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप ये भी आरोप है सर कि क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर, या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता है, युवा पीढ़ी से बातचीत करके ही नतीजे निकालने चाहिए। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या बीएचयू रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने टिप्पणी क्या हुई है, मेरी जानकारी में नहीं। सरकारी फरमान जारी हुआ बुलडोजर चलाने का, क्या कहेंगे? उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी, और सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों की गैर कानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं, और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है, तो वो 25% धन राशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं। मैं समझता हूं हमारी पार्टी के विधायक सांसद पहुंचे हैं, और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी जो सरकार ने अपने लोगों के इलीगल बिल्डिंग्स को लीगल बनाने के लिए जियो लाए, उसी जियो के तहत आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को भी लीगल कराएंगे। सर, बदले की कार्रवाई की जा रही है क्या है? आप जानते नहीं सरकार को, सरकार नफरत फैलाने वाली है। लेकिन देखिए,
जो नफरत फैलाने वाले लोग थे और जो नकारात्मक पैसा खर्च करते थे, सोशल मीडिया में बदनाम करते थे लोगों को, जो सोशल मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, उनको कैसे झुकना पड़ा सोशल मीडिया पे? कैमरे यूं चलते थे, यूं करना पड़ गया। अखिलेश जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों पे ज्यादा बुलडोजर सरकार चला रही है, इस पर क्या कहें? अभी विषय केवल शिक्षा परीक्षा का रखिए, और वो बात मैंने कह ही दिया कि नफरत फैलाने वाली सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार में अभी कहा है कि छात्रों का क्या है? जैसे छात्रों की एक मांग तो पूरी हो गई, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब जंतर मंतर में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या अपील रहेगी? अभी क्योंकि परिवार से मैं मिला हूं, मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, सरकार तो परिवार की तरह चलती है, सरकार अहंकार से नहीं चलती है, सरकार अहंकार नहीं हो सकती है। इसलिए जो मांग बच्चों की रही है, छात्र युवाओं की, कि जिन्होंने आत्महत्या जान चली गई, उनके परिवारों की मदद करें, और स्वाभाविक है, हर सरकार मदद करती है, तो मदद करेंगे, हमें उम्मीद है कि वो मदद करेंगे। योगी जी का बयान आया है कि शिक्षा माफियाओं को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संरक्षण में साथ। देखिए, आपसे समझदार कोई नहीं है, हालांकि कुछ समझदार चैनल ज्यादा करीब थे, उनको थोड़ा सबक मिला है दिल्ली में और जगह पर, हालांकि हम ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये वक्त आपका भी था कि क्रेडिबिलिटी आपको भी बचानी थी। तो ये जो संकट से आप लोग बचे हो, हमें उम्मीद है इस प्रदर्शन के बाद आप लोगों में भी बहुत सुधार आएगा। जो बात अध्यक्ष जी, अब हम पॉलिटिकल बात करते हैं, जो अभी बहुत कम समय पड़ा है, 2027 का चुनाव आने वाला, तो पार्टी किस तरीके से जा रही है, क्या है इससे? हमें पूरा भरोसा है, जनता ने विकास देखा है, बदलाव के लिए मतदान करेंगे। और मैं बहुत उदाहरण देता हूं सामान्य, इसी आजमगढ़ को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बना, जैसा हम लोग बनाना चाहते थे वैसा नहीं बना। इसके आसपास जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मान लीजिए मंडी बन जाती, कल को कारखाने उद्योग आ जाते, तो चीजें बदलने लगती। डेयरी को लेकर के काम होता, मंडियों को लेकर के काम होता, और सुविधाएं दी गई होती, तो शायद कारखाने उद्योग इस तरफ भी आते, लेकिन वो चीजें पूरी नहीं की। जो आज बिजली मिल भी रही है वो समाजवादियों की देन है। इनसे पूछिए कि कोई एक कारखाना लिया हो, बनाया हो। लैपटॉप बांट के कम से कम सोचिए किस जमाने में लैपटॉप बांटा। आज तो मोबाइल ही कंप्यूटर लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप आज भी जरूरत है पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए। इंटरनेट ने एक नई दिशा दे दी लैपटॉप को और हम सबको। तो मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हमारे नई पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा। और मैं आने वाली पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को कह सकता हूँ कि समाजवादी लोग विकास और समाजवादी लोग खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। ये सबसे बड़ा एजेंडा हमारा आने वाले समय में होगा। और जो सच्चाई है, जब पीड़ा होगी, लोग दुखी होंगे, लोग अपमानित होंगे, तो पीढ़ी से अपने आप लोग जुड़ेंगे। अच्छा सर, आलम साहब के परिवार में आप आए हैं, परिवार के लोगों के लिए या उनके सब चिन्हों पे चलने के लिए आप पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाएंगे? जिस तरीके का उनकी छवि थी, उनका व्यवहार था और जिस तरीके से उनकी इज्जत थी, तो ऐसे में उनके प्रति क्या आप अपने तरफ से रखेंगे? आलम बदी साहब कई बार के विधायक, 5 टर्म के विधायक, और ईमानदारी की एक मिसाल थे। उन्होंने जीवन भर सादगी से जीवन जिया, आम लोगों के बीच जीवन जिया, लोगों के दुख दर्द को समझते थे। आज उनके परिवार से मैं मिला हूँ, बेटे से मिला हूँ और इनके भाइयों से मिला हूँ, परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूँ। जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने उनके परिवार को दिया, वो सम्मान हमेशा हम लोग देते रहेंगे। और इस परिवार से जुड़ी है पार्टी हमारी। सर, एक सवाल मेरा, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? दे दिया। ये अगर आपको याद हो, हम लोगों ने परीक्षा की ऑडिट की थी और कहा था कि 20 पेपर लीक हुए थे यूपी में। अगर देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे और सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए थे, क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देनी पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था। और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें।
आज देखो बच्चे दूसरी पार्टी के नेता के घर पे धरना देने चले गए। तो बड़े पैमाने पे लूट हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भविष्य में सरकार बना करके किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। वन नेशन वन एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वन नेशन वन एजुकेशन के बारे में अरे भाई, वन नेशन वन एजुकेशन वन इलेक्शन, जो प्रधानी का नहीं करा पा रहे चुनाव, उनके मुंह से कैसे सुनोगे वन नेशन वन इलेक्शन। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा बेहतर हो, प्राइमरी एजुकेशन, मैं अभी ऑडिट किया था और जानकारी दी थी, गोरखपुर में अकेले 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। बताइए गोरखपुर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए? और आजमगढ़ में भी बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल बंद हुए होंगे और मर्जर के नाम पर बंद हुए होंगे। कितने बंद हुए? सोचिए आप, आजमगढ़ में 600 मुख्यमंत्री जी के अपने यहाँ जमा बंद कर दिए। और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की ऐसी हालत कर दी है कि कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है। आपके पॉलिटेक्निक ITI खाली है। तो एक बार को दोबारा आपको सोचना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, और उसके बाद बच्चे क्या करें। और आज जब AI है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट है, तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई क्या हो, कोर्सेज क्या हो, हमारे जो बदलाव हो रहा है उसके साथ हम क्यों नहीं चल रहे हैं। दुनिया जब बदलाव के साथ चल रही है, आज आप गूगल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से दुनिया में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। यूरोप में क्या है, अमेरिका में क्या है, या दुबई में क्या है, सऊदीया में क्या है, UAE में कैसी पढ़ाई हो रही है। जो बदलाव आया है, अगर हम बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। हम भरोसा दिला सकते हैं कि जिन समाजवादियों ने कभी लैपटॉप बांटा, एक्सप्रेसवे दिए, आपको एक फोन करें पुलिस आ रही है, फोन करें तो एम्बुलेंस आ रही है, ये जो प्लेटफॉर्म बनाए थे तब जब इतना पेनिट्रेशन नहीं था टेक्नोलॉजी का, इतनी लोगों के पास जानकारी नहीं थी, तब हम लोगों ने करके दिखाया था। आज तो जानकारी है, आज तो टेक्नोलॉजी और आगे चलेगी 10 साल में, तो और बेहतर कैसे लोगों को सर्विस दे सके। आज जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसको यूज करके आम लोगों को क्या सुविधा दे सकें। एग्रीकल्चर में AI कैसे इस्तेमाल करें, हेल्थ में कैसे AI इस्तेमाल हो, तो आपको लोगों को सुविधा कैसे दें, उस दिशा में हम लोग काम कर सकेंगे। अब जो आज मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे? वो इंस्टाग्राम तो चलाते नहीं, सोशल मीडिया खुद नहीं चलाते, तो अब क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? SIT में परिवर्तन के बाद बड़े लोगों का नाम सामने नहीं आ पाया, तब तक दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा, क्या करेंगे? अयोध्या वाले नाम चढ़ा छोड़। देखिए, दान पात्र में चोरी महापाप है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके स्थान पर इस तरीके से उंगली उठ जाए लोगों पर, और SIT के बाद SIT गठन हो। हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए हैं, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेगी। आरोपी पकड़े जाएंगे सर, आरोपी पकड़े जाएंगे। अभी तो कंडे में पैसा मिला था, और अपने आप को बचने के लिए सोचो क्या कहा गया कि हमारे और किसी एक व्यक्ति के कितने बातचीत थी, तो भाजपा कब झूठ बोलने लगे। एक टिन्नू आए थे कोई, हम तो जानते नहीं थे, सोचिए टिन्नू को बोला कि टिन्नू से हमारी बातचीत हो रही है। नहीं 1000 बार कभी हुई थी नहीं, कभी बात नहीं हुई, कभी बात नहीं। अच्छा सर, ये मैं जानता ही नहीं था किसी को। माफी मांग लिया उसने, जिसने डाला था वीडियो। नहीं, खैर बहुतों ने माफी मांगी है उसमें, और क्योंकि लीगल नोटिस दिया उसमें। तो आप देखिए ना, बीजेपी कभी भी झूठ फैला सकती है। जो लोग सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते थे, इस नई पीढ़ी ने, युवा पीढ़ी ने, जैन जी ने, वो नारे लगा करके, वो बातें बता करके, जो पैसों से खर्च कर करके भी बीजेपी नहीं कर पाई, उन्होंने अपने आप करके दिखा दिया। और क्या बीजेपी को झुकना पड़ा बताइए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा हजारों करोड़ खर्च करते थे लोगों को बदनाम करने के लिए, चैनलों को दाना गाना देते थे, लेकिन उसके बाद इस उम्र के जैन जी की उम्र के नौजवानों से चैनलों को दाना गाना देते थे, लेकिन उसके बाद इस उम्र के जैन जी की उम्र के नौजवानों से, और देखो बेटियां कैसे आई। ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम तो इससे अपील करेंगे, इस आंदोलन में जो बेटियों की जागरूकता देखी, या जो इंफॉर्मेशन देखी, या जो जानकारी उनके अंदर है, देख के लगता है कि आरक्षण तो 27 में ही लागू करना चाहिए यूपी में। अच्छा, महिलाओं को आगे आने के लिए जब पास हो चुका है आरक्षण, तो लागू करने में क्या दिक्कत है? सर, क्या सरकार बनती है तो इस बात को आप कह रहे हैं, महिला आरक्षण को समाजवादी सरकार लागू हम तो हमेशा पक्ष में थे। आज प्रधान, जिला पंचायत सदस्य,
बताइए पटेल जी, ये बताइए, ये तो एमएलसी नहीं है महिला होकर के, ये महिला बेटी, इनके और 7 लोग आ जाएंगे तो और अच्छी बात है। धान की रोपाई चल रही, किसानों को नारों में पानी नहीं मिल पा रहा है, खास रूप से पानी नहीं है, खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, क्योंकि आपने कोई तैयारी नहीं की। अब मान लीजिए बटाई पे कोई काम कर रहा है खेत, उसको खाद कौन देगा? ब्लैक में लीजिए आप। तो खाद की तैयारी नहीं, शिक्षा की तैयारी नहीं, परीक्षा की तैयारी नहीं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कौन सी? जाने किस जमाने की उठा के ला रहे हैं बात। वो एक रंगी घूम रहे हैं आजकल जिले जिले। भैया एक सवाल हमारा है कि कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ने बयान किया है कि देश के लिए दूसरे अन्ना हजारे साबित होंगे, क्या कहेंगे? कौन? इमरान मसूद ने कहा है सोनम वांगचुक को लेकर। भैया अब ये जेएनजी की चीज के नहीं, उनके मुकदमे वापस हों, लेकिन एक नई पीढ़ी में एक बात अच्छी लगी, वो आंसू के गैस के गोले कैसे चलते पूछ रहे थे। बोले हमें गर्मी लग रही है, जरा अपना पानी डालिए हम पर। तो ये नई पीढ़ी के लोग नए तरह से थे और वो झुके नहीं, एक लाठी से नहीं झुके, आंसू गैस के गोले से नहीं झुके। अगर गैस के गोले आए उन्होंने उठाया, उन्होंने वापस भेज दिया। लाठी खाए लेकिन मोबाइल नहीं अपने हाथ से छूटने दिया उन्होंने। अगले आपको लगता है कि भारत में नया बदलाव होने वाला है? पार्टी की तरफ से कोई नया चेहरा होगा? अभी चुनाव तो होने दो। अच्छा अखिलेश भैया, क्यों नया तुम ऐसी बातें करते हो, झगड़ा कराओगे तुम? अखिलेश भैया एक सवाल ये है कि जिस तरह से जेएनजी की जीत कर रहे हैं आप और सारी चीजें हुई, सभी युवा नौजवानों मेरे की सवाल जीत। पहले सुन लीजिए, उसमें अभी ये आ रहा है बात कि इनके भरोसे सभी विपक्षी पार्टियों ने गर्म तावे पे अपनी अपनी रोटी सेकी, तो क्या तकलीफ है किसी को? तो उसका जवाब आप दे दीजिए। नहीं, रोटी नहीं सीखी है, हमने साथ दिया है और खुल करके साथ दिया है। अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। अगर कोई शिक्षा और परीक्षा की बात होगी, नहीं शिक्षा और परीक्षा की, शिक्षा और परीक्षा की अगर बात होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होगी, या शिक्षा में परिवर्तन की बात होगी, तो हम उनके साथ हैं, हर युवा के साथ हैं। देखिए युवाओं से भी सीखने की जरूरत है, नई पीढ़ी से भी सीखने की जरूरत है, और जो लोग नहीं सीखते हैं उन्हें झुकना पड़ता है। आपने झुकते हुए देखा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और इसीलिए मैंने कहा जो कैमरा ये था यूं हो गया था। आखिर एक ट्वीट आया, कुछ परिवर्तन किया ट्वीट नहीं, रिकॉर्डिंग है सर, तुम बात नहीं समझ पा रहे, तुम भी ओल्ड मैन हो। रील ऐसे नहीं बनती, रील ऐसे बनती है। ये नहीं, आगे ये पुराना आदमी है, पुराना मॉडल है, हटाइए इनको। हाँ ठीक बात है, ये ठीक कह रहे हैं। अरे तुम हमारे मित्र हो लेकिन पुराने हो गए हो। नेता कहते हैं पूरे आजमगढ़ को हराएंगे इस बार 27 चुनाव में। सुनो, परीक्षा माफिया उनके साथ भी है। एनडीए के 2 विधायक हैं शिक्षा मंत्री। क्या चीज? हम रोजगार और नौकरी की बात करेंगे, शिक्षा को बेहतर करने का काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सोचिए कब हम लोगों ने लैपटॉप बांटा था, कब बच्चों को इंटरनेट और लैपटॉप से जोड़ा था। जब टेक्नोलॉजी इतनी पेनिट्रेट नहीं की थी, तब पुलिस को फोन करने पर डायल 100 दिया, एम्बुलेंस दी, और टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो सकती है 1090 दिया। जनता की सेवा के लिए, जनता की सहयोग के लिए, मदद के लिए, और ग्रीवेंसेस का पोर्टल बनाया कि अगर किसी को शिकायत है तो पोर्टल पे जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो आज तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है और टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो गए लोग सब, और आसान हो गई हैं। तो आज अगर हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी सर्विसेज मोबाइल पे आ सकती हैं। हर विभाग के ऐप के सर्विसेज, गवर्नमेंट की ऐप आई जाएगी और आ ही रही हैं। तो जो अभी जो एनडीए को लेकर कार्रवाई की गई और जो परीक्षाओं की सूचना के लिए काम केंद्र सरकार ने किया, उससे समाजवादी पार्टी अभी क्या उसमें और ऐड करना चाहती है? कुछ और अभी तो इन्होंने जाने कितना बिगाड़ा होगा, उसको सुधारने के लिए न जाने कितना समय लगेगा। इंस्टाग्राम पे बड़ी वीडियो वायरल होती है, इथेनॉल की वजह से बहुत सारी युवाओं की बाइक खराब हो जा रही है। ये सबसे पहले समाजवादियों ने सवाल खड़ा किया था कि अगर एथेनॉल इंजन के लिए बेटर है, टेक्नोलॉजी में अगर एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है, तो कंपनी कहे ना, जो मोटरसाइकिल है, ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं कह रही हैं? ऑटोमोबाइल कंपनियां प्रचार करें कि E20 के साथ हमारा इतना अच्छा माइलेज होगा या मेंटेनेंस 0 होगा। वो ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं करें? क्योंकि सरकार दबाव बना रही है, सरकार दबाव बना करके पेट्रोल पंप पे बिकवा रही है। अखिलेश जी, आपके ही पार्टी के विधायक जो है कई सालों से जेल में है, उनसे उनके बाहर निकालने की क्या व्यवस्था आपकी बन रही है?
कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं हम लोग, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा उन्हें। और उन्हें देखिए, ये सही कह रहे हैं, डे 1 से फंसाने का काम किया बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी एक नहीं, न जाने कितने लोग हैं जिन पे मुकदमे लगे या फंसाया उनको। हमारे विधायक जेल गए, सस्ता गई, अली मोहम्मद आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल गया, उन्हें झूठा फंसाया। आज यूनिवर्सिटी को तोड़ दें, जियो है, उसके बाद यूनिवर्सिटी तोड़ना चाहते हैं। वहां पर ये खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जब अन्याय होगा किसी के साथ वो खुश होते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए क्या किसी को, कि जिस पे अन्याय हो वो खुश होते हैं? अन्याय हो गया, चलो अच्छा, किसी का सर टूट गया, अरे बहुत अच्छा हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री सोचो। फेक इनकाउंटर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास लगभग नेटवर्क 12,000 करोड़ है, उससे आप लोग कैसे संघर्ष करेंगे 2027 में? हमारे जेएनजी लोगों ने चैट जीपीटी से और ब्लैंकेट से उनकी हवा उड़ा दी। पैसा कुछ नहीं होता। जब नौजवान और इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके बाहर आ गए, तो उनका पैसा कहाँ था? पैसा रखा रह गया। ये तो इलेक्शन कमीशन को ये बात देखनी चाहिए कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा होगा, जब भ्रष्टाचार होगा, और फियर किस बात का है? सरकार जाने का ही तो फियर है। डर किस बात का है कि पावर हमारे हाथ से चली जाएगी? उस पावर को बनाए रखने के लिए क्या पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा? जो लोग वोट से हार गए, सोचिए, वो लोकसभा के सांसद खरीद रहे हैं या उनको तोड़ रहे हैं, सोचिए आप। तो ये तो दिखाई दे रहा है। इसीलिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में नौजवान निकल करके आ गए, और ये जाने का वक्त है बीजेपी का, रुकने का वक्त नहीं है। अब इनसे सबका ऊब गए हैं लोग। इससे भी कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। अब उनके फंडिंग के ऊब गए हैं, उससे बताइए सर। उनके फंडिंग पे नेताजी को याद करते थे और ये कहते थे कि नेताजी हमेशा कहते थे कि आलम साहब के पीछे जो पैसा भाग रहा, लेकिन पैसा पकड़ नहीं पा रहा। और हमेशा नेताजी की तकरीर लेकर देखिए, आलमबदी बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसे जैन के लोग कम बनते हैं, कम आते हैं धरती पर, और उस पीढ़ी के लोगों में इस तरह की मेहनत करना, इस तरह लोगों से जुड़े रहना कम लोग होते हैं। लगभग 100 साल उनका जीवन रहा, 90 से ऊपर रहा। 100 साल का जीवन ही हम सबको मिलता है, लेकिन इतने लंबे जीवन में कोई शिकायत किसी को नहीं रही। ये सबसे बड़ी बात है। जब हमारे बीच से नहीं चले गए हमारे बीच से, तो सोचिए हर वर्ग के लोग उनके साथ खड़े दिखाई दे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सर सांसद जो सपा के टूट रहे हैं और टूटेंगे। जब उन्हें टिकट नहीं मिलेंगी ज्यादा, तो वो भी टूट जाएंगे। समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश लेकिन यहाँ दरवाजे बंद हैं, यहाँ दरवाजे बंद हैं। सर, जेएनजी के फंडिंग पे भी सवाल उठे, तो उस पे क्या कहेंगे? अरे तुम्हारी फंडिंग पे उठा देंगे सवाल, तुम खिलाफ न्यूज दिखाने लगोगे तो ये बीजेपी का है। बीजेपी से कोई डरने वाला नहीं है। अब जाने का वक्त है उनका। ये जब पीडीए और सामाजिक न्याय का राज होगा, तब हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले।